नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ एथिक्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो होते हैं, बेसिकली दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सब स्कूल्स, जिसमें हमने डियोंटोलॉजी, कंसिक्वेंशियलिज्म एंड वर्चू एथिक्स की बात की थी। उसी में से एक डियोंटोलॉजी को आज हम कवर करने वाले हैं। जानेंगे डियोंटोलॉजी का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये थ्योरी कहती क्या है, इमैनुअल कांट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, और इमैनुअल कांट के अलावा और कौन से फिलोसोफर्स ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। साथ ही में इस थ्योरी के फीचर्स जानेंगे और इसका क्रिटिसिज्म भी समझेंगे विद एग्जांपल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं डियोंटोलॉजी से। देखिए, डियोंटोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो डियोंटोलॉजी जो वर्ड है, बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डियोन, जिसका मीनिंग होता है ड्यूटी। अब बेसिकली ये स्कूल का सिर्फ इतना कहना है कि वो एक्शंस जो कि रूल्स के हिसाब से होते हैं, रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं, केवल और केवल वही एक्शंस जो हैं वो एथिकल माने जाएंगे। जो एक्शंस रूल्स के हिसाब से नहीं होते, इस्टेब्लिश्ड रूल के हिसाब से नहीं होते, उन्हें हम अनएथिकल मानेंगे। इसमें कंसिक्वेंसेस का कोई लेन देन नहीं है। नाउ वही बात यहाँ पर इमैनुअल कांट ने भी कही। इमैनुअल कांट ने कहा कि देखिए, हमें रिलीजन से एथिक्स को लेने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर रैशनल बाय नेचर, दे कैन डिसाइड व्हाट इज मॉरल फॉर देम, व्हाट इज इमोरल फॉर देम, एंड उसी के हिसाब से ह्यूमैनिटी ने अपने लिए कुछ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया है, और उन्हीं यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि डोंट लाई, डोंट स्टील, डोंट चीट एटसेट्रा। ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की जरूरत है। अब एक चीज को हमें समझने की जरूरत है कि इमैनुअल कांट वाज नॉट द ओनली वन जिन्होंने डियोंटोलॉजी की बात की है। इमैनुअल कांट के अलावा और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने डियोंटोलॉजी की बात की है। बेसिकली हर वो स्कूल जो ये कहता है कि हमें इस्टेब्लिश्ड रूल्स के हिसाब से एक्शन लेने चाहिए, वो सारे के सारे स्कूल्स डियोंटोलॉजी में आ जाते हैं। एंड इसीलिए डियोंटोलॉजी को रूल बेस्ड एथिक्स भी कहा जाता है। इसमें आप 10 कमांडमेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं जो कि हमें बताई गई हैं कि हमें फॉलो करनी चाहिए। इसी तरह से हमें बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो है। हिंदू फिलॉसफी की अगर हम बात करें, इसमें हमें निष्काम कर्म करने की जो फिलॉसफी देखने को मिलती है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगेन वो डियोंटोलॉजी के ही फील्ड में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने भी हमें यही समझाया था कि एक्शंस जो हैं या जो मीन्स हैं और एंड्स, दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट होता है पायस होना। यानी कि सिर्फ मीन्स को नहीं देखेंगे, हमें एक्शंस भी देखने चाहिए, हमारी ड्यूटीज को भी हमें देखना चाहिए, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की मीन्स हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें आज़ादी ज़रूर चाहिए, लेकिन वायलेंस के रास्ते पर जाकर आज़ादी नहीं चाहिए, नॉन वायलेंस का रास्ता उन्होंने चुना। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, डियोंटोलॉजी में ही आ जाती हैं। इसी तरह से डियोंटोलॉजी में हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, राइट। सो अगेन डियोंटोलॉजी के अगर फीचर्स की बात करें, सबसे जो अहम फीचर है डियोंटोलॉजी का वो ये है कि इट मोटिवेट्स अस टू डू सम एक्शन। ये हमें कंसीक्वेंसेस के लिए वेट करने के लिए या कंसीक्वेंसेस को जज करने के लिए नहीं कहते हैं। ये हमें मोटिवेट करने हैं काम करने के लिए, कि काम करो, फल की इच्छा नहीं करो। इसी के साथ साथ डियोंटोलॉजी में अगर कुछ और फीचर्स की बात की जाए, देखिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इज इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई। डियोंटोलॉजी की जो थ्योरी है या डियोंटोलॉजी एथिक्स है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि सिर्फ इतना ही है कि भाई जो रूल्स बना दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है, रूल्स से डेविएट नहीं करना है। दूसरा, इसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी कैसे आ जाती है? फॉर एग्जांपल, ये रूल है, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना है। अब चाहे उसका अंजाम कुछ मर्जी हो, उसका कंसिक्वेंस कुछ मर्जी हो, सच बोलना है तो सच बोलना है। चाहे वो एक सिचुएशन हो या दूसरी सिचुएशन हो या तीसरी सिचुएशन हो, हमेशा ही सच बोलना है। सो कंसिस्टेंसी इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर क्या आ जाता है, कहता है जी इट फिट्स वेल विद इन आवर नेचुरल इंट्यूशंस अबाउट व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट राइट। सो बेसिकली हम शुरू से देखते हैं कि एक बच्चे को यही सिखाया जाता है कि भाई आपको हमेशा सच बोलना है, आपको हमेशा हार्ड वर्क करना है, आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। सो ये हमारी नेचुरल इंट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। एंड वही यहाँ पर डियोंटोलॉजी फिट बैठ जाती है वहीं पे, क्योंकि जो बच्चे को शुरू से सिखाया जाता है, ईमानदारी अच्छी नीति है एंड ये सारी बातें, वो हमारी इंट्यूशन का हिस्सा हो गई। एंड डियोंटोलॉजी हमारी उस इंट्यूशन से जो हमने बचपन से डेवलप की है उसमें बहुत ही फिट बैठ जाता है। साथ ही में क्या कहता है कि डियोंटोलॉजी डज नॉट रिक्वायर वेइंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सिचुएशन। सो बेसिकली डियोंटोलॉजी में हमें ये सोचने की जरूरत नहीं रह जाती कि मेरे इस एक्शन का
फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, डज नॉट मैटर। आपका जो एक्शन है वो आपका रूल है, आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना है। फायदा हो नुकसान हो, आपको सोचने की जरूरत इसमें नहीं होती है। एंड इसीलिए इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है। आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ना ही है, आप एक पुलिस वाले हो, लॉ एंड ऑर्डर आपको कंट्रोल करना ही है। सब्जेक्टिविटी का कोई मतलब यहाँ पे रह नहीं जाता, राइट। सो ये कुछ फीचर्स हैं डियोंटोलॉजी के। लेकिन सवाल उठता है कि आपने हमें कहा जी हमें अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, आपने हमारे लिए कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को बना दिया और कह दिया कि इन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। लेकिन किस हद तक हम किसी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू एग्जाम्पल्स आई वुड टेक। वन इज कि हमें दूसरों को मारना नहीं चाहिए, दूसरा है कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों के हमें चैरिटी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि दूसरों को मारना नहीं चाहिए, इसमें हम कितनी यूनिवर्सलिटी ला सकते हैं, किस हद तक हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, एंड दूसरों को हमें हेल्प करनी चाहिए, ये किस हद तक हमें फॉलो करना है। पहला समझ आता है कि दूसरों को मारना नहीं चाहिए, 100% हमें नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये किस हद तक सही है, कब तक हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहां पर फिर एक नया कंसेप्ट डियोंटोलॉजिस्ट लेके आए, दैट इज परफेक्ट ड्यूटीज एंड इम्परफेक्ट ड्यूटीज का। परफेक्ट ड्यूटीज कौन सी होती हैं? कहते जी ये वो ड्यूटीज हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि डोंट किल इनोसेंट पीपल, हमें दूसरे जो इनोसेंट लोग हैं उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए ना। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज अ लिटिल बिट टू ओबे या देयर इज अ लिटिल बिट टू डिसओबे, हम कुछ लोगों को मार देते हैं कुछ को नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। 100% यहाँ पे आपको इसको फॉलो ही करना है विदाउट एनी डेविएशन। किसी को नहीं मारना है तो नहीं मारना है, राइट। सो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड इन इट, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट ड्यूटीज की, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि देयर आर सम मिडिल ग्राउंड्स, वहां पर हमें सम मिडिल ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ रिलैक्सेशंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम दूसरों की मदद उसी एक्सटेंट तक कर सकते हैं जितनी हमारी पॉकेट हमें अलाउ करे या जितनी हमारी क्षमता है। हमें लेट्स से एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, कहता है जी वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बड़ों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो घर में बड़े हैं उन सबकी मदद करें, लेकिन क्या रोड पर चलते हुए हर व्यक्ति जो बड़ा हमें दिख गया, क्या हर व्यक्ति को हम झुक झुक के प्रणाम करेंगे? इज इट अ प्रैक्टिकल वे? सो यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं, ये इम्परफेक्ट ड्यूटी है, यहाँ पर यू हैव सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सो ड्यूटीज आर देयर, ड्यूटीज तो हैं ही, फॉलो करनी ही है। कुछ ड्यूटीज को आपको विदाउट एनी डिविएशन फॉलो करना है, उन्हें इन्होंने परफेक्ट ड्यूटीज कह दिया। कुछ ड्यूटीज को आप थोड़ा सा ढील दे सकते हैं, इम्परफेक्ट ड्यूटीज उसको इन्होंने कहा। स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी के क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि रिजिड है, अगेन रिजिडिटी का इसमें आ जाते हैं, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी क्या है? चाहे उसका कंसेक्वेंस कुछ मर्जी हो, आपको ड्यूटी निभानी है तो निभानी है, करनी है तो करनी है, वो कंसेक्वेंस चाहे अनएक्सेप्टेबल पूरी सोसाइटी को ही क्यों ना हो, आपकी ड्यूटी थी वो करने की, वो करनी है, राइट। सो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा भी कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको पता चला कि कुछ टेररिस्ट्स हैं, उनके हाथों में कोई मिसाइल है, वो मिसाइल को दागने वाले हैं, राइट। सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट इग्नाइट अ मिसाइल। You can hack their computer, you have that option to hack their computer and prevent that thing, right? But because you are a software engineer, आपका जो code of ethics था उसमें ये था कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, हैकिंग नहीं करेंगे। So यहाँ पे डियोंटोलॉजी आपको फोर्स कर देगा कि भाई आप हैकिंग नहीं कर सकते, बेशक वो मिसाइल को इग्नाइट कर दें, बेशक वो मिसाइल को फायर कर दें, बेशक उससे कितने लोगों की ही जान चली जाए, डज नॉट मैटर। सो डियोंटोलॉजी में इनफ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। यस, अभी मैंने आपसे जो बात की परफेक्ट ड्यूटीज एंड इनपरफेक्ट ड्यूटीज से, इससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आती है, बट ये इसका कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म जरूर है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है इसमें, इनफ्लेक्सिबल ये जो है थ्योरी है। दूसरा क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल अब कांत ने यहाँ पर ये कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अब सच बोलने का क्या एक लिमिट है? कोई लिमिट सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में एक दोस्त बैठा है, वो दोस्त आपसे मिलने आया था, वो अंदर बैठ के चाय पी रहा है, इतने में डोरबेल बजी और डोर पे 4-5 लड़के खड़े हैं। वो लड़के उस दोस्त के दुश्मन हैं, वो उसे मारने के लिए आए हैं। आपसे उन्होंने पूछा कि क्या वो अंदर है,
आपने यहाँ पर अगर डियोंटोलॉजी के फॉलोअर्स हैं तो आप कहेंगे हाँ वो अंदर है, सच बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने सच बोला, वो लड़के अंदर घुसते हैं और आपके उस दोस्त को मारकर चले जाते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, डियोंटोलॉजी क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको हमेशा कहती है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर फिर से एक बार हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से डियोंटोलॉजी की वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता है, राइट। सो बेसिकली वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। इसी वजह से देयर इज अनदर कंसेप्ट एडेड टू दिस, दैट इज ऑफ थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी। थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी क्या कहती है? थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी कहती है कि भाई जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए तब तक आप अपने रूल्स को फॉलो करें। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल, दो एग्जांपल इनफैक्ट लिए कि भाई एक इंजीनियर है जो कि मिसाइल अटैक रोक सकता है दूसरों का कंप्यूटर हैक करके, या फिर आपके दोस्त को ही कोई मारने आ गया और आप यहाँ पे सच बोलोगे तो वो मार ही दिया जाएगा। सो ऐसे में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आप अपना कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, वो मोरल या इमोरल हो जाएगा। बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, राइट। सो दिस इज थ्रेशोल्ड डियोंटोलॉजी। बट इसमें भी एक कंफ्यूजन है, इसमें भी यूं कह सकते हैं कि एक कमी निकल सकती है, वो ये कि हम किस चीज को इमरजेंसी सिचुएशन मानेंगे, किस चीज को इमरजेंसी सिचुएशन नहीं मानेंगे। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। सो डियोंटोलॉजी की हमने बात की है अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं इमैनुअल कांट की। देखिए इमैनुअल कांट जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं, और इनकी जो फिलॉसफी है, अगेन ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने डियोंटोलॉजी को जो एक अमली जामा पहनाया है, या यूं कहें कि जो डियोंटोलॉजी का स्कूल है उसे अगर रियल पिक्चर दी है तो वो इमैनुअल कांट ने ही दी है। अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि भाई क्योंकि हम रैशनल बीइंग्स हैं, हमें रिलीजन से फिलॉसफी उठाने की जरूरत नहीं है, एथिक्स उठाने की जरूरत नहीं है। वी कैन डिसाइड सम यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपनी फीलिंग्स पे कई बार कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। इस वजह से भी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलना है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर इस वजह से भी ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी शुड फॉलो द मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट। दूसरा यहाँ पर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है वो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का। नाउ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ही बिलीव दैट एन एक्शन इज एथिकली गुड इफ इट कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली विदाउट गेटिंग कॉन्ट्राडिक्शंस और कन्फ्लिक्ट्स। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन किसी एक्शन की हो सकती है तभी वो एक्शन जो है वो सही है, नहीं तो नहीं है। वही इन्होंने हमें समझाया क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको भूख लगी है, भूख लगी, आप अपना पर्स उठाते हैं, पर्स तो था नहीं जेब में क्योंकि आप भूल आए, आपके पास फोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, भूख लगी है, सामने एक दुकान है, दुकानदार जो है वो वहां पे गायब है, आपने मौके का फायदा उठाया, वहां से कुछ उठाकर खा लिया। अब इमैनुअल कांट कहते हैं कि आप ये एक्शन तभी करें जब आपको लगता है कि ये यूनिवर्सल बनाया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चोरी करना, खाने की भूख लगी है, चोरी करना ठीक है, अगर आप इसको ये मानते हैं कि ये एक्शन यूनिवर्सल बनाया जा सकता है और मेरे साथ भी यही हो, यानी कि मेरी दुकान से भी अगर चोरी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आप यहाँ पर इसे यूनिवर्सल बना सकते हैं, तभी आप इसे मॉरल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने ऊपर लगा कर देखें कि भाई मैंने आज चोरी की, कल को मेरी दुकान में चोरी होगी, क्या मुझे एक्सेप्टेबल है? अगर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर मुझे वहां पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये एक्शन यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, इसे आप मॉरल नहीं कहेंगे। इसी को कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहा कि भाई वो एक्शंस जिन्हें यूनिवर्सली लागू किया जा सकता है वही मॉरल एक्शंस हैं, जिन्हें यूनिवर्सली लागू नहीं किया जा सकता वो मॉरल एक्शंस हो ही नहीं सकते। और ये एक बहुत बढ़िया टेस्ट भी है जो कि इन्होंने हमें दिया। आप चोरी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपसे अगर कोई दूसरा झूठ बोले, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? अगर नहीं एक्सेप्टेबल होगा तो समझ लीजिए कि आप जो झूठ बोल रहे हैं वो भी गलत है, अनएथिकल है। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे जोर दिया, राइट। सो ये चीज हो गई। दूसरा इनका जो एक और इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है, एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन्होंने हमें दिया, वो ये कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन हिमसेल्फ एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ मींस टू एन एंड।
एंड इन हिमसेल्फ या फिर मीन्स का क्या मतलब है? देखिए, मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन जब तक चल रहा है तब तक मैं इससे लाभ उठा रहा हूं, जब ये पेन खराब हो गया मैं इसको फेंक दूंगा। ये पेन है, ये ह्यूमन बीइंग होता तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये पेन है, ये एक मटेरियल चीज है। पेन को आप एज अ मीन्स यूज कर सकते हो, लेकिन जहां पे बात आ जाती है ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स को आप एज अ मीन नहीं यूज कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्व्स। ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दे आर रैशनल बीइंग्स, दे हैव दिस कैपेसिटी टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सो एंड दे हैव देयर डिग्निटी। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी दूसरे भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें दूसरों की डिग्निटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि दे शुड नॉट बी यूज एज मीन्स टू सम एंड, दे शुड बी यूज्ड एन एंड इन देमसेल्व्स। एंड अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे कि सरोगेसी हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, या कंज्यूमरिज्म हो गया, जहां पर कंपनियां कंज्यूमर्स को अगेन यहाँ पे एक्सप्लॉइट करती हैं। सो ये सभी जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन बीइंग्स को एज मीन्स यूज किया जा रहा है, कुछ लाभ उठाने के लिए, कुछ बेनिफिट पाने के लिए, कुछ एंड हासिल करने के लिए। अगर डियोंटोलॉजी की नजरिए से देखें या फिर कांटिज्म के नजरिए से देखें, तो ये सब जो एक्शंस हैं ये सब गलत होंगे, इमोरल एक्शंस इनको माना जाएगा, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लूँ, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हो, आप एक सर्जन हो, आपने कमिटमेंट किया कि मुझे एक पेशेंट की सर्जरी करनी है, और वो पेशेंट भी आ गया, आपने कुछ प्राइस उसके साथ डिसाइड किया, लेट्स से 3 लाख रुपए आपने डिसाइड किया कि आपकी मैं सर्जरी करूंगा, बदले में मैं 3 लाख रुपए लूंगा। वो पेशेंट अपने पैसे लेकर, सारा कुछ लेकर रेडी है, छुट्टी लेकर आया है, सब कुछ करके आया है। एट द सेम टाइम आपको कॉल आ गया कि दूसरा पेशेंट आया जो कि उसी सेम सर्जरी करवाना चाहता है, और बदले में वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अब यहां पर आप क्या करते हो एज अ डॉक्टर? आप वो पहले पेशेंट को जिसने 3 लाख रुपए देने का वादा किया था उसे छोड़कर वो पेशेंट के पास चले जाते हो जो 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। कांट कहते हैं कि यहां पर आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप यहां पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें एज एन मीन यूज कर रहे हो टू गेन मनी। जहां से ज्यादा मनी आया वहां पर आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को एज अ मीन नहीं समझना चाहिए, जरिया नहीं समझना चाहिए अपने मोटिव्स को फुलफिल करने का। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्व्स। जिसको आपने वादा किया है, जिसको आपने कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, उसे आपको निभाना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट मीन्स, दे आर एंड इन देमसेल्व्स, दे हैव देयर डिग्निटी। सो ये पहला। दूसरा हो गया that you should respect their autonomy, because human beings are not means in themselves, they are end in themselves. You should respect their autonomy. Autonomy means what? You should not cheat them, you should not deceive them. अगर आप उन्हें धोखा दे रहे हो, उन्हें धोखा देके उनसे कोई काम करवा रहे हो, इसका मतलब यह है कि उनकी जो पर्सनल एजेंसी है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी स्वायत्ता है, उनकी इंडिपेंडेंस है, वो आपने उनसे छीन ली। ऐसा कर रहे हो तो फिर वही बात आ गई कि आप उन्हें एज अ मीन ट्रीट कर रहे हो, जरिया ट्रीट कर रहे हो, अपना मोटिव, अपना मतलब निकालने के लिए। ऐसा करना अनएथिकल, इमोरल है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले उस ऑपरेशन में आ सकने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पेशेंट को बताता है, पेशेंट से कंसेंट लेता है और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक दो केसेस हमें दिल्ली जैसे शहर में देखने को मिले, जहाँ पे इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखने को मिल जाता है कई बार, जहाँ पे पेशेंट्स को बेहोश करके उनकी किडनीज वगैरह निकाली जाती हैं, उनसे बिना परमिशन लिए, इनफैक्ट उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर से यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कांट के हिसाब से चलें, इमोरल है, अनएथिकल है। सो ये दूसरा प्रिंसिपल हमें कांट का देखने को मिलता है। तीसरा एक और प्रिंसिपल जो कांट से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि ही सेज दैट इंटेंशन इज क्रूशियल एज अ डियोंटोलॉजिकल एथिक। इंटेंशन मीन्स क्या? कि आपकी नीयत क्या है, कोई भी एक्शन लेने के पीछे आपकी नीयत क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट पहलू बन जाती है इन डिसाइडिंग वेदर द एक्शन इज एथिकल और अनएथिकल। इवन व्हेन यू आर फॉलोइंग रूल्स, इवन व्हेन यू आर फॉलोइंग रूल्स एंड यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, लेकिन उस ड्यूटी को करने के पीछे इंटेंशन सही थी या गलत थी, इस बेसिस पे भी तय होगा कि आपका एक्शन सही है या गलत है। इसलिए इन्होंने कहा कि इंटेंशन सही होनी जरूरी हो जाती है। कोई भी आप काम कर रहे हो, इंटेंशन शुड बी प्योर, दैट ऑल्सो डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ एन एक्शन। सो ये है इमैनुअल कांट की
थ्योरी जो कि आज हमने पढ़ी। डियोंटोलॉजी एंड इमैनुअल कांट का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो आज हमने यहाँ पे देखा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करेंगे, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।